औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेशनशिप्स के ऊपर है। हम देख रहे हैं कि डिवोर्सेस का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आपस में जो ख़ानगी रिश्तेदारी में जो दरार आ चुकी है वो बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को कैसे बेहतर किया जा सकता है, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप को कैसे बेहतर करें? मैरिटल काउंसलिंग में हम बहुत सी ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक्स कराते हैं जब बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाए या हम चाहते हैं कि रिलेशनशिप बहुत बेहतर और पहले से बहुत बेहतर और अच्छे स्पार्क के साथ चलें, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग और एक मोहब्बत के साथ चलें, तो हम ज़रूर मैरिटल रिलेशनशिप की तरफ आते हैं कि उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए हम काउंसलिंग कर सकें। ज़्यादातर जो मैं देख रही हूँ कि वजूहात क्या बनती हैं, वजूहात बहुत छोटी-छोटी होती हैं जो पाइल अप होते-होते बहुत बड़ी हो जाती हैं। उसमें सबसे अहम जो दोनों के रोल्स हैं अलग-अलग हस्बैंड एंड वाइफ के कि जब आपके बच्चे हो जाते हैं फिर देयर इज़ नो वे आउट और बेहतर यही होता है कि उस रिलेशनशिप को किसी तरीके से चला लिया जाए, क्योंकि बच्चों पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। बच्चे इन तमाम चीज़ों को नहीं समझ सकते कि पेरेंट्स की क्या आपस के इख्तिलाफ़ात हैं, उनकी पर्सनैलिटी की क्या क्लैशेज़ हैं। कोई 2 लोग दुनिया में एक जैसे नहीं हो सकते। यानी आप ये देखिए कि अगर किसी ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर्स का भी आप लेंगे ना, तो वो भी कोई एक जैसे नहीं होते हैं, उनकी आइडेंटिकल पर्सनैलिटी नहीं होती, उनकी शक्ल ज़रूर आइडेंटिकल हो सकती है और उनकी पर्सनैलिटीज़ में पसंद-नापसंद में फ़र्क होता है। तो ये बात एक ज़हन में बिठा लीजिए कि दूसरा बंदा आपका मैचिंग नहीं मिलेगा, अगरचे कि शादी से पहले ज़रूर इस पे रिसर्च करें, कोशिश करें कि आप मैचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाएँ और पता करें कि आपके स्पाउस के अंदर जो आपके एक्सपेक्टेड स्पाउस हैं, उसमें वो क्वालिटीज़ हैं जो आपको चाहिए। हर बंदे को कम से कम एक काम ज़रूर करना चाहिए शादी से पहले कि वो अपनी 5 प्रायोरिटीज़ निकाल ले, कि जिसके बगैर वो समझता है कि उस या समझती है कि उसके बगैर वो शादी को नहीं चला सकेगी या ऐसे किसी बंदे के साथ नहीं रह सकेगी। हो सकता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, सच बोलने वाला हो और रिलिजियस हो, प्रैक्टिस में हो और बाज़ का हो कि वो मुख्तलिफ लोगों की चॉइसेस हो सकती हैं। यानी आपको अपनी प्रेफ़रेंसेस और अपनी चॉइसेस को पहले से ही जानकर और मान कर चलना चाहिए और कोशिश करें कि ऐसे ही आप अपने लिए सिलेक्शन कर सकें। जब अगर हो चुकी है और ऑब्वियसली ज़्यादातर यहाँ पर अरेंज मैरेजेज़ होती हैं, मगर लव मैरेजेज़ का भी कोई अलग इंजाम नहीं होता। होता ये है कि उसमें तो बल्कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, हस्बैंड एंड वाइफ की एक-दूसरे के साथ कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ इस तरह से बिहेव करेंगे, जब अभी हम एक रिलेशनशिप में आ जाएँगे तो इस तरह से बिहेव करेंगे। वो बहुत सारे ख़याली पुलाव बनाए होते हैं, जो धड़ाम से कई दफ़ा टूट जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि जितनी प्रैक्टिकल हो सके और जितना बिफ़ोर मैरिज आप इस चीज़ पे काम कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। एक चीज़ और जो आप दोनों मियाँ-बीवी को समझनी पड़ेगी कि मेरे रिश्तेदार और तुम्हारे रिश्तेदार, ये बात ख़त्म हो जाती है। अब उनके रिश्तेदार आपके रिश्तेदार हैं और हमारे या उनके रिश्तेदार आप दोनों के रिश्तेदार हैं। अब ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है या उनके साथ बदसलूकी क्यों हो गई है या उनको बदसलूकी क्यों की जा रही है। ये आप दोनों को सोचना पड़ेगा, मिलके बैठना पड़ेगा और उन अनासर को भी आइडेंटिफ़ाई आपको करना पड़ेगा कि बाज़ दफ़ा कई दफ़ा रिश्तेदारों में रिलेशनशिप में दरार डालने वाले बहुत से लोग होते हैं, उनको आपको मिलके आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा। उनको ज़ाहिर है आप छोड़ तो नहीं सकते मगर उनकी जो इंटरफेरेंस है उसको लिमिटाइज़ ज़रूर कर सकते हैं। वो आप ज़रा-सा भी गौर करें कि इससे बायस होकर अबव एनी काइंड ऑफ प्रेजुडिस और बायस कि ये मेरा बहन है या मेरी भाई है या मेरा भाई है या मेरा ताल्लुक वाला है तो इसको बारे में तो आप कुछ नहीं कह सकती, ये कह सकती। वो ना जाने चाहते और ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें ऐसे कर जाते हैं जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है। और अगर आपका कोई मसला या झगड़ा हो गया है तो काइंडली ख़ास तौर पे फीमेल्स वो फ़ोन करके अपने पेरेंट्स को, अपनी बहनों को, अपनी फ्रेंड्स को मत डिस्कस करें। उससे और नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। कोशिश करें कि अगर हमने डिस्कस करना है तो किसी साइकोलॉजिस्ट को और वो भी एनएलपी प्रैक्टिशनर को लें, जो आपके मसले को वाक़ई हल कर सके। और बजाय इसके कि आप बाद में होता ये है कि आप तो सेटल हो जाते हैं कई दफ़ा रिलेशनशिप में मगर पेरेंट्स के दिल में या बहन-भाइयों के दिल में ना एक नोट रह जाती है, गाँठ रह जाती है, जो आपकी रिलेशनशिप के लिए भी स्पिरिचुअली स्पीकिंग अच्छी नहीं होती है। और बच्चों पे भी बुरा असर पड़ता है कि हमारे पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम एक-दूसरे के खिलाफ बात करते रहते हैं और वो खुद भी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं और उनको पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही होती है कि देखो मैं सही कह रहा हूँ, देखो मैं सही कह रही हूँ। तो वो भी डिस्टर्ब होते हैं। एक्चुअली उनके लिए आप दोनों इक्वल बैलेंस पे होते हैं और कुछ भी कह लें तो वो इस पोज़ीशन पे होते हैं कि उनके लिए न्यूट्रल रहना ही बेहतर होता है।
اور اتنے समझदार सभी बच्चे होते हैं, वो देख सकते हैं कि अगर किसी पेरेंट की तरफ से ज़्यादती हो रही है या गलत बिहेवियर आ रहा है या वो नहीं सही कोप कर सक रहे, तो वो उस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं और आपको वो पोज़ीशन दे सकेंगे। ये बात अहम हो गई और सबसे जो अहम बात है वो ये करनी है कि जब भी आप लोग किसी मैरिटल रिलेशनशिप में हैं, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, इंटरनल भी आती हैं, एक्सटर्नल भी आती हैं। फाइनेंशियल आजकल तो ख़वातीन भी ख़ैर इसमें हिस्सा डाल रही हैं। उसके बारे में ना क्लियर कट आपकी बाउंड्रीज़ और आपकी डेफ़िनेशंस होनी चाहिए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो हम एक-दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, मगर बेसिकली जिसने करनी है उसको पता होना चाहिए। छोटी-छोटी बातों पे झगड़ा हो रहा होता है कि जी लॉन में पानी कौन डालेगा, फ्रिज में बोतल में पानी कौन रखेगा। बच्चे हैं तो उनको भी असाइन करें उनकी ड्यूटीज़, उनको क्लियर कट पता होना चाहिए कि दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम। और हर चीज़ का जितना आप क्लैरिटी और डेफिनेशन के साथ बता देंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और अपनी एक्सपेक्टेशंस भी एक-दूसरे को बताते रहिए। और इसके बाद भी ज़ाहिर है कि कोई इंसान आइडियल नहीं होता और वो आपकी बात शायद पूरी तरह समझ भी ना पा रहा हो या किसी वजह से ना कर पा रहा हो, या तो हो सकता है क्योंकि मोटिवेशन लेवल कम हो, कोई भी वजह हो सकती है। तो उस पे ही बेस बना के झगड़ा नहीं करना चाहिए और ना ही उस झगड़े को तूल देना चाहिए कि भई ये तो बात मैं तुम्हें पहले बता चुकी थी, तो अब तुमने ऐसे क्यों किया? इंसान है, गलती हो सकती है। कोशिश करें कि जितनी क्लैरिटी आपकी कम्युनिकेशन में हो। अच्छा, बहुत सारे मैंने कपल्स देखे हैं कि वो ना बहुत सी चीज़ें अंडरस्टूड ले लेते हैं कि जी आज तो वैलेंटाइन डे है या मेरी आज बर्थडे है या मेरी आज एनिवर्सरी है हम लोगों की, तो उनको तो याद ही होना चाहिए। ये ज़हन में रख लीजिए ख़वातीन ख़ास तौर पे कि मर्दों की सलाहियत इसमें काफ़ी कमज़ोर होती है, वो ये तमाम चीज़ें याद नहीं रख पाते हैं, उनके ऊपर बर्डन काफ़ी होता है काम का या नेचुरली नहीं कर पाते हैं। तो वो उस पे आप पहले से अगर आप चाहती हैं कि उनसे कोई आपको कोई स्पेशल रिस्पॉन्स चाहिए, तो कोशिश करें कि उनको थोड़ा-सा ब्रीफ़ कर दें। और ये फ़िल्मों की कहानियाँ नहीं हैं, फेयरी टेल्स नहीं हैं कि वो सब कुछ बहुत रोमांटिकली और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड होगा, उसके पीछे पूरी टीम्स होती हैं। अगर आपको ये सब कुछ चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा इस पे पहले ही काम करना पड़ेगा और एक-दूसरे के साथ डिस्कशन करनी पड़ेगी। एक और जो वजह आ रही है वो ये आ रही है कपल्स के दरमियान में दूरी की, कि वो ये रहा है कि आजकल सोशल मीडिया और मोबाइल की यूसेज की वजह से अ, एक-दूसरे से बात नहीं हो पा रही है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर पा रहे हैं, एडिक्शन का शिकार हुए हैं। अब तो वो दौर नहीं है कि आप तकलीफ़ सहें, अब तो आपके पास साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, एनएलपी प्रैक्टिशनर अवेलेबल है। जैसे हम लोग हेल्प करते हैं कि आपकी जितनी भी एडिक्शंस हैं, उससे आपको छुड़वा सकें। अगर कोई स्मोकिंग करता है या उसको कोई फ़ेसबुक की एडिक्शन है या कोई सोशल मीडिया यूज़ करने की एडिक्शन है, तो हम उसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं और उसको बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं। यानी जो भी अननेसेसरी काम आपको लगता है कि आपके दरमियान में क्लैश का बाइस बन रहा है, तो उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, दोनों मिलकर करें। कई दफ़ा एक कपल में एक जो स्पाउस मेंबर होता है, वो ज़्यादा स्मार्ट होता है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और ज़्यादा उसमें सलाहियत होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो उस बंदे को आगे आना चाहिए या उस बंदी को आगे आना चाहिए, वो पहले अपनी चीज़ों को लिख ले कि भई ये मसाइल हमें अक्सर आ जाते हैं। जैसे अगर कहीं बाहर जाना है या कहीं तैयार होके जा रहे हैं, तो अक्सर देखा जाता है ख़वातीन और हज़रात में ये बहस हो जाती है कि जी तुम तैयार होने में देर लगा रही हो। अगर ऐसा है तो आप अपनी वाइफ़ को हेल्प कर दें, अगर बच्चे हैं तो आप उनको कपड़े पहनाने में या उनका मुँह धुलाने में या उनकी चीज़ें सॉर्ट आउट करने में उनको हेल्प कर दें। वाइफ़ को कई चीज़ें उसने करनी है, ऐसे अगर फ्रिज में कुछ चीज़ें रखने वाली है, वो भी उसकी ज़िम्मेदारी होती है, वो लॉक्स लगाने वाले हैं। यानी सिर्फ़ इस बात से कि आप बहस करें, प्रेशर डालें उस वक़्त और एक chaos पैदा हो जाए फैमिली में और अच्छा भला फंक्शन ख़राब हो जाए, तो आप पहले से चीज़ों को सॉर्ट आउट करके और उनके लिए हेल्पिंग कोई हैंड बने, ताकि वो जितनी आसानी से आप घर के मसले ख़त्म करेंगे, उतनी आसानी से आप लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच सकेंगे और ओवरऑल एक आपकी फैमिली का इंप्रेशन जाएगा ना। अब आप दोनों जब शादी कर लेते हैं, तो फिर आप दोनों 1 और 1 11 हो चुके होते हैं और उसमें ये नहीं कर सकते कि एक-दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते जाएँ, ब्लेम गेम खेलते जाएँ और बच्चों को भी मसाइल का शिकार करें और खुद भी टेंशन ज़दा हो जाएँ, क्योंकि 90% आपकी जो हैप्पीनेस है इस दुनिया में, वो डिपेंडेंट है आपकी फैमिली लाइफ़ के साथ। ख़ास तौर पे आपकी मैरिटल लाइफ़ के साथ कि आप अपनी मैरिटल लाइफ़ को लेकर कैसे चलते हैं और अपने डिफरेंसेस को भुलाकर सिमिलैरिटीज़ को कैसे ढूँढते हैं और कैसे ऐसी कोशिश करते हैं कि मोहब्बत का और एक सलूक का जो रवैया है और एक एटमॉस्फेयर है, वो फैमिली में बना रहे। यही बच्चे आपसे सीख रहे हैं, यही बच्चे जनरेशन टू जनरेशन लेकर जाएँगे, जो आज आप उनको एग्ज़ाम्पल दिखा रहे हैं कि कैसे एक मैरिटल लाइफ़ में रहा जाता है। आई होप कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ना भी समझ आए तो आप हमसे रुजू कर सकते हैं। थैंक यू।